नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के दावे से मोदी और केसीआर के उड़े होश की, महुआ मोइत्रा के पलटवार से मुश्किल में आए बीजेपी नेता की, राजस्थान में प्रियंका की एंट्री से मजबूत होते अशोक गहलोत की, एमपी में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट से मुश्किल में आए बीजेपी दिग्गजों की। इसके साथ ही देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट से आप सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज। पंजाब सरकार और राज्यपाल में विवाद के बीच पंजाब विधानसभा सत्र स्थगित, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सीएम भगवंत मान, राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास जाने की थी बात। रैपिड एक्स ट्रेन का नाम नमो भारत करने पर छिड़ा सियासी घमासान, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले उनकी आत्ममुग्धता की कोई सीमा नहीं। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 65,397 पर हुआ बंद, निफ्टी 82 अंकों की गिरावट के साथ 19,542 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी ने तेलंगाना के तीसरे और आखिरी दिन एक ऐसा बयान दिया है जिसने सत्ता पर काबिज केसीआर की जमीन को खिसका दिया है। वहीं दिल्ली में बैठी मोदी सरकार के होश भी उड़ गए हैं। तो ऐसा क्या कह गए राहुल गांधी, देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना के चुनावी समीकरण इस वक्त कांग्रेस के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। अपने 3 दिन के तेलंगाना दौरे में राहुल ने पूरी तरह से राज्य की सियासी हवा को बदल दिया है। आज भी राहुल ने विजय भेरी यात्रा निकाली, जिसमें जबरदस्त भीड़ नजर आई। राहुल की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों इंतजार करते नजर आए। तेलंगाना के जगतियाल में राहुल अलग ही अंदाज में दिखे। यात्रा के बीच उन्होंने एक तरफ बच्चों को चॉकलेट बांटी, तो वहीं दूसरी तरफ रास्ते में एक ठेले पर खुद डोसा बनाकर खाया। उनके इस अंदाज ने भी राज्य के लोगों का दिल जीत लिया। राज्य में विजय भेरी यात्रा के अलावा राहुल ने कई बैठकों और जनसभाओं को भी संबोधित किया है। आज राहुल गांधी ने तेलंगाना के अंबेडकर स्टेचू सर्कल पर जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में लाखों की भीड़ जुटी थी। उन्होंने अपने भाषण में बड़ा दावा करते हुए कहा, इसे लिख लें, कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आ रही है। सत्ता में आने के बाद वो राज्य में जातिगत जनगणना कराएंगे। जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी वो यहाँ होंगे। आपका सिपाही दिल्ली में बैठा है और जब भी आपको मेरी जरूरत होगी वो आ जाएंगे। भोपालपल्ली, पैदापल्ली और करीमनगर जिलों में जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना के साथ उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक और प्रेम का है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का राज्य के साथ रिश्ता था। उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर पर तेलंगाना के लोगों के सपनों को चकनाचूर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केसीआर और उनके परिवार के सदस्य भूमि, रेत और शराब से संबंधित सभी प्रमुख विभागों को नियंत्रित करते हैं। आपके मुख्यमंत्री राजा की तरह काम करते हैं, मुख्यमंत्री की तरह नहीं। राहुल गांधी के इन जोरदार हमलों से केसीआर के खेमे में खलबली मची है। वहीं तेलंगाना जीत के दावे से दिल्ली में बैठे मोदी की चिंता भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि राज्य में 30 नवंबर को मतदान है, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। राहुल गांधी के दांव से केसीआर हुए बेदम। इधर महुआ मोइत्रा को घेरते घेरते बीजेपी नेता भी बेदम नजर आ रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी के सामने कभी नहीं झुकेंगी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। उनके आरोपों से हमेशा मोदी सरकार परेशानी से घिर जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाकर उन्हें ही घेरने की कोशिश की है। बीजेपी सांसद ने दावा किया है कि टीएमसी सांसद को कारोबारी से नगद और गिफ्ट मिले हैं। इसके बदले में महुआ ने संसद में सवाल पूछे हैं और अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों पर महुआ ने पलटवार किया है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में निशिकांत दुबे पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगाया। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए महुआ ने कहा कि जांच के लिए उनके दरवाजे पर आने से पहले उन्हें अडानी कोयला घोटाला मामले में कार्रवाई का इंतजार है। महुआ ने कहा कि इस मामले में ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। वहीं आज भी महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। महुआ ने लिखा है, मैं सीबीआई और एथिक्स कमेटी जिसमें भाजपा सदस्यों का पूर्ण बहुमत के सवालों का जवाब देने का स्वागत करती हूं। अगर वो मुझे बुलाएं, मेरे पास अडानी के निर्देशित मीडिया सर्कल ट्रायल चलाने या बीजेपी ट्रोल्स को जवाब देने के लिए ना तो समय है और ना ही रुचि है। मैं नादिया में दुर्गा पूजा का आनंद ले रही हूँ। शुभो षष्ठी। अब महुआ मोइत्रा के तेवरों से साफ है कि ना वो झुकी हैं और ना झुकने वाली हैं। अब इस मामले में नजरें दिल्ली हाईकोर्ट पर टिकी हैं कि इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है।
महुआ मोइत्रा के इन तेवरों से बीजेपी सांसद भी हैरान हैं। हैरान तो आज प्रियंका गांधी ने भी कर दिया। राजस्थान पहुंची प्रियंका ने जमकर मोदी सरकार और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। साथ ही सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की जीत का दावा भी कर दिया। और क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी परेशान है क्योंकि उसके यहाँ बहुत झगड़े चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है और शायद यही वजह है कि प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब दिखाई दे रही है। इस बीच आज प्रियंका दौसा पहुंची तो बीजेपी की नींद उड़ गई। दरअसल प्रियंका ने यहां ऐसा दावा किया कि बीजेपी का मनोबल टूट गया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि जो नेता सचमुच जनता का भला चाहते हैं वो सिर्फ अपने मान सम्मान और घमंड को नहीं देखते। 20,000 करोड़ का नया संसद बनाना, 27,000 करोड़ का कॉन्फ्रेंस हॉल बनाना, अपने लिए 16,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदना। भाजपा के नेता अपने अहंकार को बढ़ाने और अपने उद्योग मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ की विमान खरीद रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने मोदी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है, वही कहते हैं कि ओपीएस और पेंशन के पैसे नहीं हैं। आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। इस सरकार ने आपके जीवन में हर मदद करने का प्रयास किया है। अगर आप पिछले 5 साल की सरकार का काम देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कांग्रेस सरकार ने आपके जीवन को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आकर कहते हैं आप मेरे नाम पर वोट डालिए। उनसे पूछिए क्या प्रधानमंत्री का पद छोड़कर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रदेश में काफी मजबूत दिखाई दे रही है और ऐसे में आज प्रियंका ने जोरदार वार करके बीजेपी आलाकमान की बोलती बंद कर दी है। प्रियंका गांधी को पूरा भरोसा है कि राजस्थान में फिर कांग्रेस आ रही है। इधर एमपी को लेकर भी कांग्रेस का दावा है कि वो जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक सीट को छोड़कर बाकी की सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने दिग्गजों के खिलाफ कांग्रेस के चेहरे भी सामने आ चुके हैं। पार्टी ने एक सीट पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखते हैं ये रिपोर्ट। देर रात कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 88 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, जिसमें 3 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए। दतिया से अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया। पिछोर से शैलेंद्र सिंह की जगह अरविंद सिंह लोधी और गोटेगांव से शेखर चौधरी की जगह पूर्व विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस ने पहली सूची में 144 नाम घोषित किए थे। इस तरह से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही पार्टी ने 230 में से 229 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। सिर्फ बैतूल जिले की आमला सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। यहां कांग्रेस डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे का इंतजार कर रही है। अगर नामांकन जमा करने के अंतिम दिन तक निशा बांगरे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो वो कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 11 महिलाओं को टिकट दिया है। पहली लिस्ट में 18 महिलाएं शामिल थी। निशा बांगरे का नाम जोड़ दिया जाए तो इस बार कांग्रेस की टिकट पर 30 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ती दिखेंगी। अकेले सागर जिले में ही 4 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारी गई है। इसके साथ ही बीजेपी के 7 सांसदों के सामने भी कांग्रेस के उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो चुकी है। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ रविंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ लाखन सिंह पटेल, निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ चैन सिंह बरकड़े, सीधी से रीति पाठक के खिलाफ ज्ञान सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह के खिलाफ तरुण भनोट, गाडरवासा से राव उदय प्रताप सिंह के खिलाफ सुनीता पटेल, सतना से गणेश सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट दिया है। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बुधनी से विक्रम मस्ताल और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ इंदौर 1 से संजय शुक्ला को मैदान में उतारा गया है। एमपी में फिर से कांग्रेस ने बीजेपी पर बढ़त बना ली है। बढ़त तो गुजरात में भी कांग्रेस को मिलती दिख रही है। विधानसभा चुनावों में तो बीजेपी मुश्किल में दिख ही रही है। इसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के अंदर बगावत के हालात बने हुए हैं और अब मोदी के गढ़ गुजरात से भी बीजेपी को हैरान करने वाली खबर आई है, जहां कांग्रेस ने उसे बड़ा झटका दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी और गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा के कई नेता गुरुवार को विपक्षी पार्टी के राज्य प्रभारी महासचिव मुकुल वासनिक की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। राजीव गांधी भवन में कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं में बलसाड की धर्मपुर सीट से पूर्व विधायक ईश्वर पटेल और गुजरात आप के अल्पसंख्यक सेल के पूर्व अध्यक्ष आरिफ अंसारी शामिल थे। पटेल 2012 में कांग्रेस विधायक के रूप में धर्मपुर सीट से जीते थे। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो दूसरी ओर
सूरत के दिग्गज आप नेता वकील अंसारी ने कहा कि उन्होंने लगभग 4 महीने पहले आप से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस में शामिल होने वाले अन्य नेताओं में कोडिनार तालुका के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष प्रवीण सिंह जाला, संतरामपुर शहर के पूर्व भाजपा अध्यक्ष सुनील भोई, भाजपा की राज्य महिला शाखा की संगठन सचिव मीराबेन पांचाल और नर्मदा जिले के पूर्व आप अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गोहिल शामिल हैं। इस मौके पर कांग्रेस के राज्य प्रभारी वासनिक ने कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियां देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। नए लोगों का स्वागत करते हुए वासनिक ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस देश को एकजुट करने के मिशन पर है और देश को बचाने के लिए सभी को एक साथ आना होगा। गुजरात में कांग्रेस की सेंधमारी से बीजेपी बैकफुट पर है। बैकफुट पर तो इस वक्त इजराइल भी दिखाई दे रहा है। इजराइल और हमास की जंग को आज 14 दिन हो गए हैं। फिलिस्तीन पर इजराइल के हमलों से अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल हमास की आड़ में अब गाजा के मासूम लोगों को निशाना बना रहा है, जिससे दुनिया भर में उसकी आलोचना हो रही है। वहीं इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश भी एकजुट हो रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल और हमास की जंग को आज 14 दिन हो गए हैं और हर गुजरते दिन के साथ हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। जंग रोकने के लिए पश्चिमी देश इजराइल पर दबाव बनाते नहीं दिख रहे हैं, उल्टा उसकी मदद की जा रही है, जिस कारण से गजा, लेबनान और वेस्ट बैंक में आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इजराइल के विमान लगातार गजा शहर को निशाना बना रहे हैं और अब उनके निशाने पर 900 साल पुराना ग्रीक ऑर्थोडॉक्स सेंट पोर्फिरियस चर्च आ गया है। 1150 में बनाए गए इस चर्च में मुस्लिम और ईसाइयों ने शरण ले रखी थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। 14 दिन में इजराइल गजा पट्टी के 30% आवासों को बर्बाद कर चुका है। इस बीच हमास ने दावा किया है कि 250 से लेकर 250 बंधक उसकी कैद में हैं। ये सभी अलग अलग देशों से हैं। इनमें से 20 बंधक की जान इजरायली हमले में चली गई। हमास ने इन बंधकों के बदले इजराइल की जेल में बंद 6000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की है। फिलहाल तमाम देशों की चिंता गजा से अपने नागरिकों को निकालने पर है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल गजा को निशाना बना रहा है और लोगों के निकालने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, उससे विदेशी लोगों के सामने भी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। आजकल राजनीति को लेकर बहन जी यूं तो कहीं नजर नहीं आती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की 40 सीटों पर उनका दबदबा है। उसको लेकर उन्हें शायद बहुत सारी उम्मीदें भी होंगी। वहां पर उनका हाथी कुछ खा तो नहीं सकता है, लेकिन लुढ़का बहुत सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में